हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। भारतीय इतिहास का चैप्टर 4 मौर्य काल जो पिछली क्लास में लाए थे, जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करा रहा हूं। जो एक से लेकर 43 तक कल कराया था। आज मैं 44 से लेकर 93 तक कराने वाला हूँ। देखिए उसका 44वां क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? वो है शिलालेख 13। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन किया गया है। शिलालेख 13 में बहुत मोस्ट भी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा 45वां देखिएगा। 45वां देखिए, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किस दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किस दरबार में आए थे? 45वां के हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत है मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। 46वां देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने शुल्केश को कब पराजित किया? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने शुल्केश को कब पराजित किया? वो पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। 305 चंद्रगुप्त मौर्य ने शुल्केश को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजा पराजनता के संपर्क में रहता था? निम्नलिखित में से कौन सा राजा पराजनता के संपर्क में रहता था? वो रहता था कौन? वो सम्राट अशोक। वो ऐसा राजा थे जो हमेशा जनता के संपर्क में रहते थे, इसीलिए उन्हें सम्राट के उपाधि मिला है। इस कारण दिया है। 48वां देखिए, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। ऑप्शन सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो वो भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नेक्स्ट देखिएगा 49वां क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? वो है किस भाषा लिपि में है? प्राकृति और ब्राह्मणी। अशोक के अधिकांश अभिलेख है जो प्राकृतिक एवं ब्राह्मणी अभिलेख की भाषा लिपि में है। नेक्स्ट देखिएगा 50वां, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? वो किस ग्रंथ में किया गया है? वो किया गया मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसा शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा 91वां क्वेश्चन, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है और उन्होंने विकास किया था? 1 में संस्कृति कला सहित, 2 में सोने के सिक्के, 3 में प्रांतीय समाज, 4 में हिंदू कुश का साम्राज्य। 51 का हो जाएगा डी, सांस्कृतिक कला। मौर्य नरेश हैं जो विकास किए थे सांस्कृतिक कला व सहित, सही है पहला। और दूसरा सोने के सिक्का गलत है। तीसरा प्रांतीय समाज, प्रांतीय विभाजन किए थे वो। और चौथा हिंदू कुश का साम्राज्य भी किए थे वो। पहले फिर से देख लीजिएगा, मौर्य नरेश किए थे सांस्कृतिक कला सहित, ये तो किए थे सांस्कृतिक कला सहित। दूसरा सोने के सिक्का नहीं करवाए थे वो, प्रांतीय विभाजन करवाए थे वो, हिंदू कुश का साम्राज्य किया था। चौथा सही है। 51 के बाद देखिएगा 52 से कथन का सेक्शन रीजन है। कथन में है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और रीजन में है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। 52 का आंसर हो जाएगा ए।
52 हो जाएगा ये आर दोनों सही है। आर एक व्याख्या भी करता है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है। और दूसरा, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को भी नियंत्रित करता था, ये भी बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 53वां। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक के संगम राज के बारे में बताता है? वो शिलालेख है दूसरा और 13वां शिलालेख में संगम राज के बारे में बताता है। 13वां शिलालेख के बारे में तो पता चलता है कि कलिंग विजय के बारे में। 13वां शिलालेख में वर्णन किया गया है। निश्चित देखिएगा कथन कारण है 54। कथन में है कि अशोक के राज्यों देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। असर्सन में अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। रीजन में है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता विचार का प्रसार किया। उसने धर्म संवर्धन का स्थान पर समता विचारों का प्रसारण किया। कौन 54 का आंसर हो जाएगा ये आर दोनों सही है। आर की व्याख्या भी करता है, ये भी सही। शासन भी सही है, रीजन भी सही है। और रीजन है जो शासन का व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 55। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है? किसमें मिलता है? 55 का हो जाएगा डी, मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है राज्यादेश में, मास्की के राज्यादेश में। देखिए 56वां क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन में है 56 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभ के बारे में गलत है? निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभ के बारे में गलत है? कौन सा? इस पर बढ़िया पॉलिश है। दूसरा है बी में है एक अखंड है। सी में स्तंभों का शेप्ड शुंडाकार है। डी में है ये स्थापत्य संरचना के भाग है। 56 का हो जाएगा आंसर डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। ये स्थापत्य संरचना का भाग है। अशोक के प्रशस्त स्तंभ के बारे में गलत है, ये गलत है बाकी 3 सही है। इस पर बढ़िया पॉलिश है, बात सही है। अशोक के प्रशस्त स्तंभ में सही कुछ है कि इस पर बढ़िया पॉलिश किया गया है। यह खंड है जिसमें कोई भाग नहीं, टुकड़ा में नहीं है। ये स्तंभों को शेप्ड शुंडाकार है। स्तंभों का शेप है शुंडाकार है, शून्य के जैसा है, शून्य के आकार जैसा है। चौथा देखिए 57 को, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने करवाया था। 57 सम्राट अशोक ने करवाया था श्रीनगर की स्थापना। 58 में मिलान करना है। सूची 1 सूची 2, एक में प्रांत, 2 में राजधानी। पहला ए में है उत्तरापथ, बी में है दक्षिणापथ, सी में अवंती राष्ट्र, डी में है प्राची मैंने पूर्वी प्रदेश। आज सेकंड में 1 में तहसीला, 2 में सुवर्णगिरी, 3 में है उज्जैनी, 4 में पाटलिपुत्र। ये का मिलान किससे हो जाएगा? एक के मिलान 1 से होगा। उत्तरापथ था, उत्तरापथ प्रांत की राजधानी कहाँ था? तहसीला। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी था तहसीला। फिर दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी कहाँ था? स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी था स्वर्णगिरी। और तीसरा सी है अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ था? उज्जैनी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ था? उज्जैनी। और प्राची मैंने पूर्व प्रदेश की राजधानी कहाँ था? पूर्व प्रदेश की राजधानी था पाटलिपुत्र। उस समय मौर्य काल अशोक के शासनकाल में अशोक के शासनकाल में 4 प्रांतों की राजधानी दिया गया है। उसमें उत्तरापथ की राजधानी उस समय तहसीला था। उत्तरापथ की राजधानी तहसीला, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, पूर्वी प्रदेश का पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट देखिएगा 59वां। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में हुआ है? ये हुआ अर्थशास्त्र में।
अर्थशास्त्र में क्षुद्रों के लिए आज शब्द का प्रयोग हुआ है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र लिखा हुआ किन के द्वारा लिखा गया है? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्षुद्रों के लिए 8 शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिएगा 60वां क्वेश्चन, 60 अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? वो किससे लिए थे? उपगुप्त से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर वो उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 61वां क्वेश्चन देखिएगा, 61वां देखिएगा, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? वो किसने कहा? वो कहा मेगास्थनीज, जो इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा कि इंडिका के रचयिता कौन है? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कहा कि पाटलिपुत्रा को कहा पोलीब्रोथा कहा। 62वां देखिए, मौर्य काल में एग्र नुमाई किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्र नुमाई किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था सड़क निर्माण अधिकारी को। सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्र नुमाई कहा जाता था। नेक्स्ट है 63वां, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? 63 में गूढ़ पुरुष कहा जाता था। वो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नहीं, ये नहीं कि गुप्तचर कहा जाता, गलत कहा जाता था उसमें। नहीं, संस्था एवं संचार भी नहीं, खोजी भी नहीं। नेक्स्ट देखिएगा 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? वो किया 30 ने किया। 30 ने, श्रीलंका के 30 शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। 65वां देखिएगा, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है किसमें? परिष्टि पर्वन जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। देखिएगा 66वां, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? वो किस महीने से होता था? वो होता था आषाढ़ जुलाई के महीना से। आषाढ़ जुलाई के महीना से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, आषाढ़ जुलाई के महीने से। 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों को लेकर अशोक के शिलालेख में किया गया है? निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों को लेकर अशोक के शिलालेख में किया गया है? 67 का हो जाएगा ए, 67 का ए। उसमें किया गया चोल के किया गया है, फिर पल्लव का नहीं किया गया है, पांड्य को किया गया है, फिर सत्य पुत्र को किया गया है, फिर केरल पुत्र को किया गया है, विष्णु कुंड को नहीं किया गया। ये है कि दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया। चोल को किया गया है, पांड्य को किया गया है, सत्य पुत्र किया गया, केरल पुत्र किया गया, पल्लव को नहीं किया गया, नहीं विष्णु कुंड को किया गया। नेक्स्ट चलेगा 68वां क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है किससे हम अशोक के बारे में हम जान सकते हैं? यह शिलालेख। खासकर अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। 69वां देखिए, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? वो कौन सी लिपि थी? वो था ब्राह्मणी लिपि। 69 के 1,
अशोक के काल में ब्राह्मणी लिपि थी जो दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। 17वां देखिएगा, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? यह पाएगा अफगानिस्तान में। ये हो जाएगा अफगानिस्तान, जो छूट गया है, अफगानिस्तान में पाया गया है। अफगानिस्तान में अशोक अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस स्थान में पाया गया है? अफगानिस्तान में। नेक्स्ट 71वां देखिएगा, 71वां का देखिएगा कि 71 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71, अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में लक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में लक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया है? कहाँ खदान से निकाला गया है? ये मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से, मिर्ज़ापुर के समीप चुनार के खदानों से निकाला गया। 72वां देखें, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसकी युक्ति है? ये है मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज का कहना है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 73वां, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? वो क्या था? कौन? बिंदुसार ने। 73 का 2, बिंदुसार मौर्य सम्राट थे जो एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था। 74वां के है कि अशोक का कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण स्रोत हैं? अशोक का कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण स्रोत से प्राप्त होता है? वो होता है 13वां बृहद शिलालेख से। 13वें शिलालेख में ही कलिंग विजय के बारे में बताया गया है, जो अशोक का कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी मिलता है। देखिएगा 75वां, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? वो था उज्जैन का। जब बिंदुसार की मृत्यु हुआ था उस समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। बिंदुसार के पुत्र है अशोक, जिसमें अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हुआ था उसमें अशोक उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट देखिएगा 76वां, नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन देखिएगा, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है? किस शिलालेख में ये बात कहा? 76 का हो जाएगा एक, प्रथम कलिंग शिलालेख, सॉरी पृथक कलिंग शिलालेख में। 76 का एक हो जाएगा पृथक कलिंग शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। 77वां क्वेश्चन है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कौन सी घोषणा? 77 का डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख में ही ये घोषणा करता है अशोक की युद्ध और हिंसा के प्रति आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट देखिएगा 78वां क्वेश्चन। 78वां क्वेश्चन है, 78वां क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामत मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित करता है
कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं, रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे मोहम्मद मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। किस शिलालेख में? तो छठे शिलालेख में सब वर्णन किया गया। 79वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? कौन बताता है? कौन क्रम है वो पहला ये है प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। प्रादेशिक, राजुक और युक्तक है जो अवरोही क्रम में मौर्य शासन के अधिकारियों का नाम बताता है। प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। 80वां क्वेश्चन है, 80वां बिष्टि 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 को जो विशिष्टि विशिष्टि है, विशिष्टि क्या है? विशिष्टि है जो वैरागी को बोला जाता था, विशिष्टि, वैरागी को विशिष्टि बोलते हैं। 81वां मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता बोला जाता था। मौर्य काल में सीता का तात्पर्य था कि राजकीय भूमि से जो भी आ जाता था उसे सीता कहा जाता था। देखिए 82वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ, उस समय का स्तंभ था जो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना था। देखिए 83वां क्वेश्चन, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्यों द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है महास्थान, बांग्लादेश के सोहगौरा। वो महास्थान बांग्लादेश से मिलता है, वो सोहगौरा उत्तर प्रदेश से मिलता है। दूगो से। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश से और सोहगौरा उत्तर प्रदेश से। 84वां क्वेश्चन, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु महेंद्र और संघमित्रा, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। 84 का सी हो जाएगा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा। देखिएगा 85वां क्वेश्चन, कि अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया? किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का। खरोष्टी लिपि का प्रयोग अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में पड़ता है एवं शहबाजगढ़ी वो पाकिस्तान में पड़ता है से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया था? खरोष्टी लिपि का। 86वां क्वेश्चन देखिए, कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हुए प्राप्त सर एक कुना, कंधार से, जिसे कंधार बोलते हैं, कंधार से ही अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 87वां देखिए, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 87 हो जाएगा डी, 15 अभिकरणों में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में? तो 15 अभिकरणों में है। 88वां देखिए, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे कौन कौन शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष था जो अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। 89वां क्वेश्चन देखिएगा, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन था तुरमय कहाँ का राजा था? वो था मिस्र का राजा। अशोक के समकालीन था तुरमय कहाँ का राजा था? तुरमय तो मिस्र का राजा था। 90वां क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में 90वां क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में डायमेकस, जिसको डीमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? वो आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस उसी को बोलते हैं, भारत आया था। 91वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेख में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? वो हुआ है गुजरा में, गुजरा अभिलेख में, गुजरा लिख दिया है, गुजरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। और 92वां क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में सम्राट अशोक का विवरण शामिल है?
किस बौद्ध मूल ग्रंथ में सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? 92वां का डी हो जाएगा। महावंश महावंश के बौद्ध मूल ग्रंथ में सम्राट अशोक का विवरण मिलता है महावंश में। 93वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस उभयदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रशस्त्र रूपचित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? निम्नलिखित में किस उभयदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रशस्त्र रूपचित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? वो किस में है? तो वो कंगनहली में, कंगनहली के मूर्ति शिल्प शिलालेख में। अगर वीडियो पसंद है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।